अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम एमएस के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मुतासिर करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को कॉज करने के साथ साथ दिमाग से लेके आपके पूरी बॉडी तक आपकी कम्युनिकेशन के मसाइल को बढ़ाती है। ये बीमारी पूरी दुनिया में 2.3 मिलियन यानी 2.3 मिलियन लोगों में इसमें पाई जाती है। रीसेंट स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस की बीमारी में मुब्तला हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर हारिस माजिद, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब प्रोफेसर न्यूरोलॉजी में भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब वर्किंग असिस्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इनकी बेशुमार पब्लिकेशंस हैं रिलेटेड टू एमएस और साथ ही साथ डिमिलेटिंग डिजीज़, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा काम हो रहा है। डॉक्टर हारिस माजिद भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ एमएस डेटाबेस इन पाकिस्तान में भी शामिल हैं। आज हम डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे एमएस के बारे में मज़ीद जानने की और ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा आज का मौजू है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारे लोग उसको एमएस के नाम से भी जानते हैं, तो जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ताकि आम फहम लोगों को थोड़ी सी आगाही मिले कि बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है और इसकी अलामात क्या होती हैं। जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बुनियादी तौर पे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ह्यूमन डिसऑर्डर यानी पूरे मुताबिक इंसान की खराबी की वजह से होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो मुताबिक का सिस्टम है, उसका कोई बुनियादी मकसद ये है कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म या जो इन्फेक्शंस को फाइट करने का सिस्टम है वो उसके लिए काम कर रहा हो। जबकि एमएस में वो हमारे मरीज के जो स्कीनेस है, जो सेंट्रल जो मरकजी असाबी निज़ाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होता है। इसकी वजह से एमएस की अलामत सारी होती है और एमएस की अलामत का बेसिकली ताल्लुक होता है वो उसका सेंटर मुतासिर हो रहा है। अगर वो ऑप्टिक नर्व या जो आँख की रग है, असाबी रग है, जो इसका ताल्लुक जो कि आँख से सिग्नल्स लेके ब्रेन तक कनेक्ट करते हैं, जब उस पे असरअंदाज हो तो नज़र का अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके अंदर नज़र में दिक्कत होना, नज़र में तकलीफ, रंगों में तकलीफ होने में दुश्वारी होना, सही ये हो सकता है। अगर दिमाग के ऊपर असरात हो तो उसके अंदर पॉलिशनुमा अलामत, जिसके अंदर आधे जिस्म के हिस्से की कमजोरी आ सकती है। इसी तरह दिमाग का जो दूसरा हिस्सा जिसमें ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम आते हैं, उनकी अलामत ऊपर असरअंदाज अगर एमएस की तकलीफ हो, उसके साथ बैलेंस के इश्यूज बन सकते हैं, जिसमें चलने में दुश्वारी हो सकती है, स्पीच के इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें बोलने या रुकावट पैदा हो सकती है। इसी के साथ साथ चेहरे का सूंपन या जिस्म का सूंपन भी हो सकता है। इसके अलावा एमएस में मुतासर हो सकते हैं, इसकी वजह से निचले धड़ का मफलूज हो जाना या सुम हो जाना या चारों जिस्म के जो आज़ाएं, दोनों हाथ और दोनों टांगें, उनका मफलूज हो जाना भी एमएस में हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो दूसरा सवाल ज़हन में ये उभरता है कि इस बीमारी की तशख़ीस जो है वो बेसिकली किस तरीके से की जा सकती है? जी, एमएस की तशख़ीस बुनियादी तौर पे 3 स्टेप्स में की जाती है, 3 तरीकों से उसको जांचा जाता है, जिसके अंदर पहला स्टेप ये होता है कि मरीज़ अलामात के साथ आता है, डॉक्टर के पास मशवरा लेता है, तो उन अलामात को ऑब्जेक्टिवली असेस किया जाता है, जिसका तरीकाकार होता है कि उनका एक थॉरो या डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या न्यूरोलॉजिकल चेकअप किया जाता है। जब वो अलामात कंफर्म हो जाएँ कि एमएस से मैच कर सकती हैं, एमएस जैसी हो सकती है, तो फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसके अंदर जो बुनियादी टेस्ट है वो एमआरआई टेस्ट होता है, जिसमें ब्रेन का एमआरआई भी शामिल है और हरामहस यानी स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई भी शामिल है, जिसमें एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन और एमआरआई थोरैसिक स्पाइन। तो बुनियादी तौर पे मरीज़ की अलामात और उनका फिर मेडिकल चेकअप या मुआयना और उसके बाद टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके अंदर बुनियादी टेस्ट एमआरआई टेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव या ज़ेरी टेस्ट भी होते हैं, यूजुअली वो पोटेंशियल भी शामिल है,
और कमर से पानी का टेस्ट जिसके अंदर CSF में ऑलिगोक्लोनल बैंड्स जो कि एबनॉर्मलिटी है उसके लिए चेक किया जाता है, वो भी टेस्ट शामिल है। तो बुनियादी तौर पे मरीज की अलामात, मरीज का चेकअप और MRI की अलामात की बुनियाद पर तीनों को जब मिला के देखा जाए और उनमें जब मुताबिकत पाई जाए तो उसकी बुनियाद पर MS को डायग्नोज किया जाता है। अगर खाली MRI में तब्दीली आ रही हो लेकिन मरीज में MS की जैसी अलामात ना हो तो फिर MS को डायग्नोज नहीं किया जाता। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल नॉर्मल भी MS का डायग्नोसिस तकरीबन नामुमकिन है। तो इन सही। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर MS की तशख़ीस की जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आम फहम लोगों जी। में एमएस जो बीमारी है वो शायद बहुत ज़्यादा उसकी अभी अवेयरनेस नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जब प्रोग्राम्स करें तो उसमें आगाही पहुंचे। एक और सवाल डॉक्टर साहब जहन में उभरता है कि अगर किसी शख्स को ये अलामात जाहिर हो जाती हैं और उसकी तशख़ीस भी हो जाती है, तो क्या ये मर्ज़ ला इलाज है या इसका इलाज मुमकिन है? और अगर इसका इलाज मुमकिन है तो फिर उसकी डॉक्टर साहब मियाद क्या है, मतलब वो कितना जो है वो इलाज कितना टाइम उसमें दरकार होता है? MS के इलाज में बेसिकली 3 तरह के इलाज होते हैं। एक तो वो इलाज है जो कि फौरी तौर पे इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है, जिसको एक्यूट इलाज भी कहा जाता है। उसके अंदर हाई डोज़ स्टेरॉइड शामिल है और उसका दौरानिया 3 से 7 दिन का होता है। और सही। अगर अटैक शदीद हो, खून की सफाई यानी प्लाज़्माफेरेसिस या IVIG इंजेक्शंस भी लगाया जाता है। जी। ये सारा इलाज तो MS के अटैक की सूरत में किया जाता है। हम्म। एक लॉन्ग टर्म इलाज भी होता है जो कि लंबे अरसे तक चलने के लिए चलने वाला है, जिसका बुनियादी मकसद है कि MS की मज़ीद दोबारा तकलीफ होने से बचा जा सके, जिसको प्रिवेंटिव इलाज मिलता है। सही। उसके अंदर तकरीबन 18 से 20 दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल आती हैं और उनका जो करंट स्टैंडर्ड है, जो रिसर्च डेटा है, उसके मुताबिक उनका इस्तेमाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होता है। लेकिन मरीज़ की हालत को सामने रखते हुए और बीमारी के कंट्रोल को भी सामने रखते हुए अगर काफ़ी लंबे में रहे, तो फिर हमको उन दवाइयों को ख़त्म करने का भी ट्रायल लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम तशख़ीस की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि इस बीमारी का यकीनन इलाज भी मौजूद है और आप इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें अगर हम लोगों को ये बताना चाहें या आप लोगों को ये समझाना चाहें कि इस बीमारी की कुछ मुख्तलिफ इक़साम भी होती हैं जिसको शायद लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आए कि एमएस की बेसिकली इक़साम क्या-क्या हैं? जी, MS की बुनियादी तौर पे 2 तरह की इक़साम है। एक वो है जिसमें बार-बार अटैक होते हैं, उसको रिलैप्सिंग रेमिटेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो एक रिलैप्स या अटैक आता है, उसके बाद एक मरीज़ का स्टेबिलिटी पीरियड आ जाता है, जिसमें मरीज़ की हुँ। अलामत रुक जाती है या हुँ। बेहतर होना। तो अटैक का दौरानिया आम तौर पे 24 घंटे से लेकर जिसमें एंटीबायोटिक शुरू। जो दूसरी सही। किस्म है MS की, वो प्रोग्रेसिव MS कहलाती है, जिसके अंदर अटैक नहीं होता, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी बढ़ती है और MS के टर्म्स में आहिस्ता-आहिस्ता से मुराद है कई महीनों या इवन सालों तक उसका दौरानिया हो सकता है, जिसमें तकलीफ बिलमुकाबिल यानी जो पहली किस्म है जिसमें एकदम से अटैक आता है और जी। वो फिर स्टेबल होना शुरू हो जाती है और बार-बार अटैक आने के चांस। हुँ। तो दूसरी फॉर्म है जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है वो का तनासब निस्बतन कम है और वो तकरीबन 10 से 15% जो MS के मरीज़ हैं वो प्रोग्रेसिव फॉर्म के होते हैं और जो 80 से 85% मरीज़ हैं वो रिलैप्सिंग रेमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ज़्यादा कॉमन है उस फॉर्म के। जी। और इसमें भी अगर तनासब रिलैप्सिंग रेमिटेंट 3 गुना ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर होती हैं, जबकि मर्द कम मुतासिर होते हैं। आमतौर तौर पे बीमारी नौजवानों की है, तो 40 साल से कम उम्र में इनकी अलामात शुरू में ज़्यादा ज़ाहिर होती है और उससे बिल्कुल अगर सही। बाद में ज़ाहिर हो रही हैं तो चांस कम होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सहल अंदाज़ में हमारी आवाम को, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की है। यहाँ डॉक्टर साहब एक सवाल ज़हन में और उभरता है कि ये जो बीमारी है, क्या ये जेनेटिक होती है? या ये स्ट्रेस की वजह से होती है? क्या ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एमएस जो है वो उसकी तशख़ीस हो जाती है? MS की बीमारी का होना बेसिकली 2-3 तरह के अवामिल होते हैं, उनकी वजह से इसका चांस बढ़ सकता है। तो सबसे
अमूमी तौर पे कॉमन वजह समझी जाती है उसका ताल्लुक ज्योग्राफिकल लोकेशन से है। यानी एमएस बुनियादी तौर पे वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा कॉमन है, इन नब्बी जी। ममालिक में ज़्यादा कॉमन है और ऑस्ट्रेलिया तो पहला रीज़न तो ये है कि अगर मरीज़ का ताल्लुक इन ममालिक से है तो वहाँ पे एमएस की शरह कहीं कहीं निस्बतन कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले और हमारे एशिया के मुकाबले। सही। वो हाई इंसिडेंस या ज़्यादा शरह वाले ममालिक में शुमार होते हैं, जबकि पाकिस्तान कम शरह या मुतवसत शरह वाले शुमार किया है पाकिस्तान। जी। दूसरी चीज़ है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर डाइट का भी रोल है, ख़ास तौर पे विटामिन डी, उसकी कमी की वजह से इसका चांस बढ़ सकता है हुँ। और सिगरेट इसका चांस बढ़ सकता है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था कि जेनेटिक बेसिस इसमें है या नहीं, जी। तीसरा रोल इसमें जेनेटिक्स का भी है, लेकिन ये तीनों अवामिल में एमएस खालिसतन ना तो मौरूसी है और ना ही हुँ। वो खालिसतन एक खास ज्योग्राफिकल एरिया तक मखसूस है। ये तीनों सही। अवामिल जब मिलते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एमएस होने के। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ज़हन में ये भी उभरता है कि एमएस अगर तशख़ीस हो भी जाती है बीमारी, तो पाकिस्तान में इसका इलाज किस नौइयत पे किया जा रहा है? और ख़ासकर अगर हम जदीद इलाज की बात करते हैं, तो क्या ये इतनी कीमत में पाकिस्तान में इसका इलाज हो रहा है, ताकि लोगों को इसकी आगाही हो? जी, एमएस में जो अप्रूव्ड इलाज है, अप्रूव्ड इलाज से मुराद स्टैंडर्ड इलाज है जो एक्सेप्टेड है दुनिया जी। में, उसमें तकरीबन 20 तज्वीज़ात हैं, जिनमें से पाकिस्तान में सिर्फ 4 अवेलेबल हैं। सही। उन चारों के नाम मैं बता देता हूँ। पहली तो बीटा इंटरफेरॉन है। बीटा इंटरफेरॉन एमएस की पहली दवाई थी जब डिस्कवर हुई थी, वो कभी 1990s में डिस्कवर हुई थी। सही। एक तो ये अवेलेबल इंजेक्शन की सूरत में जेल में लगाई जाती है। दूसरी दवाई जो अवेलेबल है वो टेट्रामाइड कहलाती है, जो कि टैबलेट फॉर्म में होती है और वो रोज़ाना इस्तेमाल। हुँ। और तीसरी दवाई जो है वो ऑक्रेलुज़ुमैब है, जो कि रिलेटिवली रिसेंट दवाई है, तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं और वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। सही। और चौथी दवाई जो एल है वो आज का रेंज तकरीबन 6 लाख से 10 लाख के दरमियान है सालाना के हिसाब से। तो इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मरीज़ों को पाकिस्तान जो सपोर्ट सिस्टम देती है जो उसमें पैमाने का भी सिस्टम है, उनके ज़रिए उसके ज़रिए से वक़्ती तौर पे इन अद्वियात की फराहमी की जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जी, जी, बिल्कुल। जो एक लेटेस्ट इलाज में से एक इलाज मैरो ट्रांसप्लांट का भी इलाज है, वो भी अवेलेबल है और वो भी कुछ सिलेक्टेड मखसूस पेशेंट्स में किया जाता है। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में नाम आता है पिम्स का, और पिम्स में ज़ाहिर है आप एमएस के मरीज़ों का इलाज भी करते हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि पिम्स जाना चाहें, तो मैं एक क्वेश्चन ये भी करना चाहती हूँ कि पिम्स में जो है वो एमएस के मरीज़ों का इलाज किस तरीके से हो रहा है, और क्या-क्या सर्विसेज़ हैं जो लोग वहाँ जाकर उनको अवेल कर सकते हैं, स्पेशली एमएस के पेशेंट्स? जी, एमएस के हवाले से हमने तकरीबन 2017 से अपनी एक जी। रजिस्ट्री स्टार्ट की थी। इसके अंदर हम सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं जी। और अभी हमारे पास तकरीबन 150 के करीब हैं जो कि रजिस्टर रिलोज़ुमैब पर हैं और बाकी 10 से 15 पेशेंट्स हैं वो जो कि मोका की दीगर अद्वियात हैं, जिसमें टेरिप्लोनाइड टैबलेट भी शामिल है, हुँ। बीटा इंटरफेरॉन इंजेक्शन भी शामिल है। कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो बाहर से मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिसके अंदर ओफिनोलिन हो गया, डाइमेथाइलफेनिडेट जो कि टैबलेट फॉर्म्स में, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल ये रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर भी है। इसके अलावा कुछ हम ऑफ लेबल ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी पेशेंट से डिस्कशन के बाद स्टार्ट की जाती है। ऑफ लेबल से मुराद है कि वो स्टैंडर्ड या अप्रूव्ड दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन एमएस के मरीज़ों में पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके अंदर हमारे पास रितुक्सिमैब शामिल है, लेफ्लुनोमाइड है, जो कि टैबलेट फॉर्म में है, और स्टेरॉइड्स की अद्वियात हैं, ये हम बैतुल-माल की सपोर्ट जो गवर्नमेंट का एक सपोर्टिव अदारा है और पूरे पेशेंट्स, उसकी मदद के साथ हम इन पेशेंट्स को हम इनके मुताबिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं।
बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे सवालात मेरा ख़्याल है कि आज लोगों के उनको जवाब मिले होंगे, क्लियर भी हुई होंगी बहुत सारी बातें। जाते-जाते डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हमारा मौज़ू है एमएस, तो उस हवाले से आप लोगों को कोई भी मैसेज देना चाहें, कोई भी टिप रिलेटेड टू हमारी लाइफ़स्टाइल या जो भी जिसमें हम एहतियात कर सकते हैं, तो ज़रूर प्लीज़ दीजिएगा। जी, एमएस के हवाले से जो बिलख़ुसूस जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस रिकमेंडेड होती हैं, उसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो जी, सिगरेट से नोशी से परहेज़ है, जहाँ सिगरेट नोशी और दीगर अमराज़ का बायस बनती है, जिसमें चेस्ट के अमराज़ शामिल हैं, हार्ट अटैक है और स्ट्रोक का तनासुर भी बढ़ता है। वहाँ पे एमएस का भी रिस्क बढ़ाने में सिगरेट नोशी का एक बड़ा किरदार है। सही। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो विटामिन डेफ़िशिएंसी है और हमारे मुल्क में देखा गया कि विटामिन डी डेफ़िशिएंसी और विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। जी, तो उसके लिए जो बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल, ये एक बड़ी वजह बन सकती है उसको कम करने में। तो इसके अलावा जनरल हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिसमें अपने वज़न पे नज़र रखना, मोटापे के हवाले से एहतियात करना और एक बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज़ को रेगुलरली याद करना। ये वो चीज़ें हैं जो ना सिर्फ एमएस में फ़ायदेमंद होती हैं बल्कि ओवरऑल हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी माइंड और बाकी बीमारियों से बचने में भी मुआविन साबित बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारिस आपका। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज के प्रोग्राम के बाद यकीनन आगाही मिली होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों से मुताल्लिक आप तक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, तो अपनी राय से हमें आगाह करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ये भी बता दूँ जनाब कि आप आदमजी फार्मा सर्विसेज़ के यूट्यूब के चैनल पर और साथ ही साथ फ़ेसबुक के चैनल पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें सजेशंस दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का प्रोग्राम यकीनन कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नए मौजू के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।